नेपाल संबंध चल रहा था ना? यस सर। तो कहाँ तक हुआ? सर भारत नेपाल मैत्री संधि 1950। इसमें कुछ नोट भी करवाए थे? यस सर। देखिए जो लोग नहीं है थोड़ा सा जानते हैं क्या क्या है, एक समरी के तौर पर कल भारत नेपाल संबंध मुख्य हो गया है 1950 की संधि। और इससे पहले जो संबंध थे कब बने तो हुआ था 1814 की से सुगौली संधि। 16 तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध। इसके बाद 16 में बहुत संधि बनी थी सुगौली की संधि। संधि। और इसमें इसको हम 3 चरणों में बांटते हैं 1947 से लेकर 62 तक इसलिए कि चाइना का युद्ध हुआ था। इंडिया चाइना प्रथम वर्ल्ड वार कब हुआ था? वो वर्ल्ड वार 1962। जबकि इस संधि में क्या कहा गया था? जो संधि हुई थी भारत नेपाल शांति की संधि, शांति एवं मैत्री संधि, कोई दोनों देशों में से एक पर अगर कोई देश आक्रमण करेगा तो दोनों कोई देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, एक मानेगा कि हम पे हुआ है। लेकिन 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ तो नेपाल उस समय क्या किया था? नेपाल तटस्थ रहा था। नेपाल क्या किया? तटस्थ रहा, जबकि उसको भारत का साथ देना चाहिए। लेकिन नेपाल चाइना के मामले में इसलिए कुछ नहीं बोल पाता है कि भारत और चाइना दो बड़े देशों के बीच घिरा हुआ है। और इसमें जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, चाइना जो है बार बार उसको इन करता है, उसके दिमाग में बैठा दिया है कि भारत जो है नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और उसका मेन कारण क्या है? यही संधि, भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, यह शांति की संधि। इसमें कुछ नोट करवाए थे कल ना? यस सर। क्या लास्ट लाइन बोलिए? नेपाली सेना के गठन और प्रशिक्षण के लिए काठमांडू में एक भारतीय सैनिक मिशन स्थापित किया गया था। इसी संधि का इतना हुआ है। आगे वहीं से आगे नोट करिए, वहीं से उसी पैराग्राफ में रहेगा। यस सर। 1950 में भारत और नेपाल के बीच एक और संधि पर हस्ताक्षर हुआ है, एक और संधि पर हस्ताक्षर हुआ जिससे भारत नेपाल वाणिज्यिक संबंधों को, वाणिज्यिक या वाणिज्यिक संबंधों को मजबूती मिली। 1950 में एक और संधि पर हस्ताक्षर किया गया जिससे भारत और नेपाल वाणिज्यिक क्या मतलब होता है? व्यापारिक संबंध, वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूती मिली। आगे लिखिए, नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए, नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी,
उनको उपलब्ध कराने की जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उनको उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भारत ने व्यक्त की। उनको उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भारत ने व्यक्त की। प्रतिबद्धता का मतलब क्या हुआ कि वो वचन दिया एक तरह से कि जो चीज़ों की जरूरत रहेगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब इस संधि में दो और महत्वपूर्ण प्रावधान थे। एक प्रावधान कि कोई, अभी नोट मत करिए, इसको सुन लीजिए फिर नोट कराते हैं कि भारत नेपाल से कोई संबंध व्यापार होता है तो होगा ही। नेपाल अन्य देशों से भी कोई व्यापार करेगा तो किसके माध्यम से होके जाएगा? भारत के माध्यम से होके जाएगा। जैसे और नेपाल समुद्री मार्ग से जितनी भी नेपाल में चीजें जाती हैं वो कहाँ से होके जाती हैं? भारत से। अभी चीन के साथ कुछ नेपाल ऐसा समझौता किया है कि ये चीजें चीन के लिए बंदरगाह से होके जाने लगी, लेकिन अधिकतर चीजें अभी कहाँ जाती हैं? भारत से ही जाती हैं। समुद्री इन्हीं मार्गों से आएंगी। हल्दिया एक बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह। जितनी भी चीजें आती हैं नेपाल ले जाना है, चाहे किसी भी देश से आए, अमेरिका से आए, यूरोप से आए, रूस से आए, हल्दिया बंदरगाह पाएंगे। फिर कैसे जाती हैं? भारत जाएंगे। तो भारत ने इसको, ये अपना भी देश इधर से रास्ता खोल दिया, जैसे नेपाल इधर है, इधर से भी जा सकती हैं। यहीं बांग्लादेश भी है ना, तो इसको ये भी सुविधा दी बांग्लादेश के साथ समझौता करके कि आप जो नेपाल की चीजें आएंगी उनको आप रास्ता देंगे नेपाल में आने के लिए। अपना तो दिया ही रास्ता, अपने दिया ही कि हमारे यहाँ से होके जाएंगे। बांग्लादेश से भी वो समझौता करा दिया कि आप भी नेपाल की जो वस्तुएं जाएंगी हल्दिया बंदरगाह से उनके लिए रास्ता देंगे और सुविधा प्रदान करेंगे। ये भी ये चीजें इसमें शामिल हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसीलिए इस समय क्या होता है, 1950 की संधि है तो नेपाल हमेशा वो सोचता है कि हमारे साथ जो है धोखा हुआ है, या हम 1950 में इतने वो नहीं थे, इन्होंने संधि कर ली। जितनी भी चीज़ें आ रही हैं कैसे आ रही हैं? भारत के माध्यम से होकर जाना है। भारत नहीं चाहेगा तो नहीं होंगे। जब अभी आगे हम पढ़ाएंगे कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो चेंजेज हुए हैं, तो मोदी गवर्नमेंट ने इनको आश्वासन दिया है, आगे हम उसको अभी आप लोग बताएंगे। इस संधि की हम समीक्षा कर सकते हैं। ये 1950 की संधि है, इसकी समीक्षा करने का आश्वासन दिया है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 1950 की संधि पढ़ रहे हैं। भारत नेपाल संबंध 1950 जो संधि है वो आधारभूत और ढांचा संधि है, इसी के बेस पर सब है। नोट करिए, इस संधि में दो और महत्वपूर्ण प्रावधान थे। जैसे जो वस्तुएं हैं, नोट करिए, जो वस्तुएं नेपाल आयात करेगा वो भारत के नेपाल आयात करेगा वो भारत के माध्यम से होकर उसको मिलेगी। और किसी तीसरे देश से जो वस्तु आयात होगी, किसी तीसरे देश से जो वस्तु आयात होगी उसका मूल्य या दर भारत और नेपाल में एक समान होगा।
भारत और नेपाल में एक समान होगा, मतलब दोनों बराबर रहेंगे। हो गया। Yes, sir. जैसे कोई चीज मान लीजिए किसी दूसरे देश से मंगाई गई, अमेरिका से कोई चीज मंगाई गई है एग्जाम्पल के तौर पे, तो भारत के माध्यम से होके जाएगी, तो ऐसा नहीं रहेगी कि भारत उसको उस पर कोई टैक्स लगाएगा। इसीलिए ये प्रावधान किया गया उस पर कि दोनों देशों में एक समान होगी। सऊदी अरब से आ रहा है, वहाँ पर क्रूड आया, कच्चा तेल, ये नहीं कि भारत के माध्यम से हो गए तो भारत जो शुल्क लगते हैं, कोटा, टैरिफ, सीमा शुल्क, ये सब नहीं लगाएगा, क्योंकि इसी इस संधि में प्रावधान किया गया था कि दोनों जो दूसरे देश से जो चीज़ें मंगाई जाएंगी वो दोनों देशों में समान रहेंगी, भले वो भारत के माध्यम से होके जा रहे हैं। इसका हम संधि में उल्लेख किए। ये नहीं कि वहाँ से आई, मान लीजिए एक बैरल जो कच्चा तेल आता है उसका मापन क्या होता है, बैरल में मापा जाता है ना, 100 US डॉलर। हम आ गए हल्दिया बंदरगाह आपके भारत में, ये नहीं है कि हम उसको जब नेपाल के देंगे तो 110 ले लेंगे, उतना में ही देंगे। नेपाल के नाम से आ रही है तो हमारे देश से होकर भले जाएगी, लेकिन जितनी दर में भारत को मिलती है उतनी दर में नेपाल को मिलती है। इसमें एक और प्रावधान था, उसको भी नोट करिए कि जिन वस्तुओं का उत्पादन नेपाल में होगा उनका निर्यात भारत को किया जाएगा। उनका निर्यात भारत को किया जाएगा और उनका मूल्य एवं निर्यात शुल्क, वहीं आगे जोड़ दीजिए निर्यात शुल्क उतना ही होगा, निर्यात शुल्क उतना ही होगा जितना भारत में, जितना उस वस्तु का मूल्य, वहाँ नोट करिए, उस वस्तु का मूल्य जितना भारत में। इसको अभी हम समझाते हैं क्या, फिर से रिपीट करते हैं कि नेपाल में जिन वस्तुओं का उत्पादन होगा उसको भारत को निर्यात करेगा और निर्यात शुल्क उतना ही होगा जितना उस वस्तु का मूल्य भारत में, उससे कम नहीं होगा। आगे नोट करिए, उससे कम नहीं होगा। ऐसा प्रावधान क्यों किया गया? जैसे कोई वस्तु मान लीजिए नेपाल में बन रही है, कोई भी चीज, जैसे वहां से नेपाल में आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत आती है ना। अब तो लोग पहले जाते थे लोग नेपाल घूमने, तो वहाँ से टार्च, टेप रिकॉर्डर, छोटे छोटे जो आते थे उसका और चीज़ें बहुत लेके आते थे। तो आपको कम दाम में मिल रहा है तो भारत को तो मंगाना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रावधान क्यों किया गया कि जितना मूल्य भारत में उससे कम नहीं होगा। इसलिए किया गया कि मान लीजिए किसी चीज़ का मूल्य 100 रुपये है नेपाल में, किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए टार्च का ही है या लाइट का ले लेते हैं बल्ब का ही, अगर वो नेपाल, अब भारत में उसी का मूल्य कितना 110 है, इंडिया में 110 है। अगर नेपाल 100 में ही भारत को बेचने लगेगा तो जो इंडिया में उत्पादन हो रहा है इंडिया वाले से कोई लेगा? नहीं लेगा। अगर कोई वस्तु हमारे यहाँ उत्पादित होकर हमको महंगी मिलेगी तो हम लेंगे उसको? नहीं लेंगे। भले वो विदेश की सस्ती मिलेगी तो ले लेंगे ना।
इसीलिए कि इससे क्या होगा, व्यापारियों का घाटा होगा। जैसे अब चाइनीज सामानें आती हैं हमारे यहाँ, सस्ती मिलती हैं तो हम लोग तो ले लेते हैं। अगर उससे संधि रहती इस तरह की कि जो सामान हमारे यहाँ है उससे आप कम नहीं करेंगे, तो भारतीय व्यापारी और भारतीय उद्योग जो है इनका घाटा नहीं होता। ये होता है क्योंकि उतना तो लेना ही है। तो दोनों जब सेम रहेगी तो व्यक्ति सोचेगा कि जो अपने यहाँ चीज़ बन रही है उसी की ले, हम दूसरी चीज़ क्यों लें दूसरे देश की। इस संधि में भी किया गया कि जो चीज़ें नेपाल से निर्यात होकर भारत में आएंगी उसका मूल्य भारतीय सामानों से कम नहीं होगा, या तो उससे अधिक रहेगा या तो उसके बराबर रहेगा। और कम होने पे क्या होगा, भारत को घाटा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को घाटा होगा। जैसे हम लोग अभी जाते हैं ना, कोई चीज़ सस्ती मिलती है कहीं भी रहती है ले लेते हैं। इस संधि में ये भी प्रावधान किया गया। बात नहीं समझ में आ रही क्या? हाँ, इसलिए कि संधि में किया गया, इसलिए नहीं ले रहा है कि जो अगर 100 रुपये में हमारे यहाँ चीज़ 110 में मिलती है और नेपाल में 100 ही मिलेगी, तो नेपाल से कोई चीज़ आ गई तो भारतीय सामान को कौन लेगा? अगर हमको सस्ता मिलेगा तो हम सस्ती लेंगे ना। हाँ, चाइनीज में भी होता है, लेकिन चाइनीज सामानें बहुत अवैध आती है। लेकिन इस संधि उससे हुई है, इस संधि में प्रावधान किया गया, जो 1950 की संधि है उसी में प्रावधान किया गया। लेकिन अब जो मुक्त व्यापार हो रहा है, हो सकता है कि इसकी समीक्षा के नाम पर खोल दिया जाए तो वहाँ से बहुत चीज़ें सस्ती आने लगी। इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधे चोट होगी। देखेंगे जिस साल बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है हमारे यहाँ चावल का, गेहूँ का, अगर वही चावल गेहूँ अमेरिका से मंगा लिया या चाइना सस्ता मंगा लिया तो हमारे यहाँ कौन खरीदेगा? हमारे किसान कोई खरीदेगा? इसीलिए उससे आप कम नहीं करेंगे, कम से कम उतना करेंगे जितना दूसरे देशों से आ रहा है। तो नेपाल से इस विषय पर सीधे बाकायदा संधि है और इसका प्रावधान है। यह देश हित की बात के लिए की गई है, ये डायरेक्ट उपभोक्ता की बात नहीं है कि हमको तो फायदा मिल जाएगा, कोई चीज़ हमको 10 रुपये वो मिल रही लेकिन सस्ती मिल रही है, लेकिन वो 100 रुपया कहाँ चला गया? दूसरे देश को जाएगा ना। जैसे चाइना में हो रहा है, चाइनीज चीज़ें आ रही हैं, हमको सस्ती मिल रही, ले रहे हैं। लेकिन अब जो ग्लोबल जब से आया, ग्लोबल विलेज की संकल्पना आई है, उदारीकरण की संकल्पना आई है कि किसी चीज़ का प्रतिबंध कम से कम लगाया जाए, व्यापार तो वो मुक्त हो। इस तरह की चीज़ें होंगी, इसमें क्या होगा, इसका विकासशील देश अक्सर विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? उनकी अर्थव्यवस्था छोटी है, कमज़ोर है, उनका बहुत घाटा होगा। चाइना अगर चाहे तो हमारे मार्केट को, चाइनीज जितनी मोबाइल है सब की कहाँ पे, देखिए सब अधिकतर चाइना जापान की, वो सस्ते सामानों से पाट देगा यहाँ लाके, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर सब। तो अपने यहाँ कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा? इससे अर्थव्यवस्था डैमेज होगी ना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पूरा हो जाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हाँ, प्लास्टिक पे इसलिए कर रहे हैं, प्लास्टिक अभी हमारे यहाँ इतनी वो नहीं है, इतनी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं, प्लास्टिक चीज़ें सस्ती होती हैं, हम उसका यूज कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक और कार्बन उत्सर्जन कौन करता है? अमेरिका करता है। एक जो बैठक होती है कोप करके, कोप 21-22 होती है ना, हाँ आप 29 हो गया, मतलब है इस पे क्या होता है, ये पर्यावरण को लेके ही होती है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए और प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम किया जाए। लेकिन जो व्यक्ति अभी डेवलप कर रहा है उसको ज़रूरत है कि वो सस्ती चीज़ें कर सकता है, उसी को रोक लगा देंगे। आप लोग तो डेवलप हो गए हो तो आप लोग अपना रोक लगा दो, लेकिन जो अभी है उसको तो करो। जो अभी उस दायरे में है कि अभी उतना वो नहीं कर सकता, इसलिए विरोध करते हैं।
अब प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी होती है, प्लास्टिक जल्दी खत्म नहीं होती है, उसका अपने नहीं होता है, वो पड़ी रहती है ज़मीन में पड़ती। और इंडिया में भी रोक है कि प्लास्टिक को उस पर, लेकिन यहाँ मिलती हैं सब चीज़ें। बड़े बड़े शहरों में लोग खुद अवेयर है, झोला लेके जाते हैं, उसमें भी यदि जितनी पतली महीन पॉलिथीन होगी उतना जल्दी खत्म नहीं होगी, मोटी रहेगी तो खत्म हो जाएगी। आती है लिखे देखेंगे हॉस्पिटल वाले भी यूज़ करते हैं, लिखा रहता है उसमें बायोडिग्रेडेबल, कि मतलब ये खत्म हो जाएगी। उनको वो है जितनी उसकी मोटी रहेगी, कितने माइक्रोन में होती है जो, वो खत्म हो जाती है। जितनी पतली रहेगी महीन उतना नहीं खत्म होती है। यहाँ तो लोग यहाँ देखते हैं बहुत चलती है ब्लैक वाली पॉलिथीन, और बड़े शहरों में ये जाइए तो जल्दी नहीं देते हैं, बहुत कहने पर देते हैं, इलाहाबाद में ही नहीं देते हैं। और रूल है कि इसका अयोध्या भी नहीं देते होंगे, क्योंकि वहाँ मंदिर क्षेत्र बन गया तो थोड़ा। हाँ, और पॉलिथीन देखेंगे आप लोग, यहाँ पूरा घर है या कुछ बना है, सब यही पानी में आके उसमें गैस बनती है, खतरनाक खतरनाक। ऐसे तो सबसे गंदगी चीज़ होती है प्लास्टिकों से। और जानवर तो जानवर वो करते ही हैं, खाती हैं, गाय खा लेती है, खाती रहती है प्लास्टिक, कुछ नहीं मिला प्लास्टिक खा रही है, तो उस पर रोक है। यहाँ पे कानून है, उत्तर प्रदेश में भी प्लास्टिक का यूज नहीं होगा, लेकिन जब तक कंपनियां बंद नहीं होंगी तो कैसे होगा। अगर दुकान वाले को अगर पुलिस पकड़ ले तो उनसे जुर्माना उछल सकती है, लेकिन प्लास्टिक की कंपनियां चल रही, छोटे छोटे फैक्ट्री चल रही है। हाँ, जब वहाँ फैक्ट्री चल रही है और यहाँ रोक लगाई जा रही है, आपको रोक लगाना है तो मेन जगह रोक लगा दीजिए ना, कि उसका उत्पादन ही ना, उसका उत्पादन ही ना। लेकिन वहाँ से उत्पादन होता है, जो भी सपना हो रहा है। हम क्या बता रहे थे कि इसमें एक और प्रावधान किया गया कि नेपाल कोई वस्तु अपना निर्यात करेगा तो भारत में उस वस्तु का जो मूल्य होगा उससे कम पर नहीं करेगा, कम से कम उसके बराबर रखेगा। ये चीज़ें मेन इसमें हो गई कि क्या क्या प्रावधान थे भारत नेपाल मैत्री संधि में। ठीक, इसको लेकर बार बार नेपाल अब इस समय जो स्थिति है क्या करता है, कहता है कि उस समय हम इतने वो नहीं थे, विकसित नहीं थे, हमको या दबाव में इस तरह से हमसे संधि करा ली गई, इसका विरोध करता रहता है। अभी हम पढ़ेंगे जब 2014 के बाद चीज़ें आपको मिलेंगी जो चेंजेस हुए। इसमें इस संधि में 1950 वाले संधि में जितना मतलब फायदा है सब नेपाल का ही है। नहीं, नेपाल का है फायदा, लेकिन कोई भी चीज़ मंगा रहा है तो भारत के माध्यम से ही हो सकता है। चाइना उससे कम रेट पर देने तैयार हो जाता। जब हम संधि किए हैं भारत से तब वो फायदा था उसका, लेकिन अब उसको जैसे जैसे वो थोड़ा डेवलप हो रहा है उसको दिख रहा है कि हमारा फायदा नहीं है। इसमें क्या है कि भारत के माध्यम से होती जाएगी। आज भी वहाँ का जो व्यापार है सबसे अधिक हिस्सा कहाँ का है, भारत नेपाल का। जितना व्यापार होता है उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा कहाँ से है, भारत से। उस समय तो फायदा था, लेकिन इस समय। और चाइना क्या करता है, चाइना अपने फायदे के लिए यूज करता है, तो कुछ समय तक इनको चीज़ें बहुत सस्ते दरों पर दे सकता है। चाइना भी आगे हम बताएंगे, अभी कई उनसे समझौता कर रहा है वहाँ रेल लाइन बिछाने का और सब कुछ करने का। तिब्बत तक वो रेल लाइन बिछा लिया है, सड़क बना लिया है लहासा तक। तिब्बत की राजधानी कहाँ थी, लहासा। अब तो उस पर चाइना का ही वो अधिकार है, वहाँ तक रेल लाइन बिछा लिया है। तो नेपाल में भी वो बिछाना चाहता है कि हम भारत के जितने नज़दीक हो जाएं, जिससे भारत को हम समय पड़ने पर घेर सकें। इसीलिए नेपाल इतना छोटा देश होते हुए बावजूद भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भूकंप वहाँ ज़्यादा है, जैसे वो तो भूकंप का वो है ना कि 1-2 जोन है जो नेपाल में ज़्यादा आता है, उसी क्षेत्र में हम लोग भी हैं। यहाँ इस एरिया के लोग यूपी तक इधर ही है। जितना नीचे आप जाएंगे इधर उधर भूकंप वाले कम तीव्रता भूकंप आते हैं, यहाँ नहीं आते, कम आते हैं।
जैसे हाँ बोलिए। तो सर जैसे डे नाइट कह रहे हैं आप, वो बिछा रहा है चीन, हाँ तो जब ये पता है नहीं। कि भूकंपरोधी क्षेत्र है तो उसे नुकसान भी तो हो सकता है। तो रोज थोड़ी भूकंप आता है, नुकसान तो होगा, लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, भूकंपरोधी बिल्डिंगें बन जा रही हैं। चाइना सर इन सब मामलों में आगे है ही। और उतनी उसकी टेक्नोलॉजी है, वो तो भूकंप आने में नुकसान तो होगा ही। जापान में तो होता है कि महीने में 10 दिन में भूकंप आते रहते हैं, हाँ। इसीलिए वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कम बनती है। लेकिन कुछ ऐसी एरिया है जहाँ बनाई गई भूकंपरोधी भूकंप का, उन्हें आज भी देखेंगे आप लोग, जितनी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, खास करके सरकारी बिल्डिंग, मॉल, तो भूकंपरोधी होते हैं। जब कहीं बने देखिए, एक पिलर इतना चौड़ा उनको बनाना है, पूरा आधे कमरे का नीचे पहले वो बनाते हैं, जैसे फर्श ढलाई होती है छत की उस तरह, फिर उससे निकालते हैं। अगर बहुत अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा तभी उसका कुछ हो सकता है। और जैसे एरिया है तो ऐसे है, जितना ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है ये सब, उतना ज़्यादा भूकंप से पीड़ित है या भूकंप आने की संभावना है। जितना इधर नीचे आएंगे उतना कम होता जाता है। तो ये जो यूपी है, ये भी जो है 5 जो बनाए गए हैं, तीसरे में है खतरनाक में, पहले पे हो गए, दूसरे पे हो गए, तीसरे में, इसके नीचे इधर कम होता है। तो भूकंप से तो ऐसा है नहीं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी और सब कुछ करते हैं। जापान सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो अपना कर रहा है, से उसका हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें और पॉइंट वाइज लिख लीजिए, इसकी इस संधि की महत्वपूर्ण बातें का पॉइंट और नोट करते जाइए। ठीक है, नोट करिए। इसी से संबंधित जो आगे है, जैसे भारत ने नेपाल को, मतलब ये संधि हो गई, इसके बाद भारत नेपाल को फिर भी सहायता करता रहा। नेपाल का बना संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1955 में, और सदस्य बनाने में भारत का अहम रोल रहा। नोट करिए आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल की सदस्यता के लिए भारत ने प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र में नेपाल की सदस्यता के लिए भारत ने प्रयास किया। और 1955 में नेपाल के संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाने पर नेपाल के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रसन्नता, हाँ, प्रसन्नता व्यक्ति मतलब खुशी जाएगी, प्रसन्नता व्यक्ति। भारत कब बना था संयुक्त राष्ट्र का सदस्य? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 45। तो भारत इसका संस्थापक सदस्यों में है। भारत है जो इसकी स्थापना जब हुई थी तभी सदस्य। 45 में से शुरू हुआ काम, उसका 46 था। तो भारत जो है इसके संस्थापक सदस्यों में। भारत इसके पहले यूएन राष्ट्र संघ का भी तो था, संस्थापक वो नहीं था, उसका सदस्य था। लेकिन इसके में 51 देश जब ये बना तो संस्थापक सदस्य, उसमें यूएन में संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो उसमें भारत भी था। जैसे क्वेश्चन रहे कि संस्थापक देशों में भारत है कि नहीं, तो भारत उसके संस्थापक। देखिए अब चीजें कैसे बदलती गई। जैसे अब इतना हो गया तो नेपाल जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी बन गया। चाइना जो है इसको, इसके दिमाग में इसकी जो नेतृत्व है उसको उनको भरने लगा कि आपका जो भारत है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, और इसका मुख्य कारण क्या है? संधि है, आप हमसे व्यापार करिए। चीन के पास इतना उत्पादन हो रहा है कि उसको मार्केट चाहिए, वो मार्केट कहाँ से मिलेगी?
यहाँ कुछ जनसंख्या हो, उसका सबसे बड़ा मार्केट तो उसके पास भारत, लेकिन भारत से संबंध उतने अच्छे है नहीं। लेकिन इस बीच में आर्थिक संबंध जो है चाइना से बहुत अच्छे हुए हैं, आदान प्रदान आयात निर्यात काफ़ी बड़ा है। और नेपाल की जनसंख्या कितनी है? लगभग 3 करोड़। तो कितना वहाँ पर अगर बहुत चीज़ें चाइना से आने भी लगी तो कितना वहाँ पर खपत होगी किसी भी चीज़ की, और गरीब देश है तो भोग की जो चीज़ें होती है, भोग विलास की, जैसे सुख सुविधा वाली मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये सब जो हैं, ये सब कितना वो लोग यूज कर पाएंगे? वहाँ तो आधा नेपाल जो है, आधा से अधिक कैसा है, पहाड़ी एरिया है। वहाँ जनता जो है बहुत, वहाँ की जो नेपाली वो हैं बहुत दूर क्षेत्रों में रहते हैं, किसी तरह जीवन यापन बेचारे करते हैं। इतनी गर्मी नहीं रहती तो 1000 देखेंगे आप लोग यहाँ, 10,000 5,000 में चौकीदारी करते हैं ना यहाँ पे। हर शहरों में आपको मिलेंगे नेपाल में, इधर तो और मिलेंगे गोरखपुर और ये एरिया, क्योंकि ये नज़दीक है नेपाल से। तो चाइना को उतना बड़ा बाजार नहीं मिल पाता है, लेकिन वो सोचता है कि फिर भी जो उसकी भूमि है नेपाल की, वो भारत के खिलाफ यूज कर सकता है सामरिक मामलों में, रक्षा के मामलों में। उसको बहुत अच्छा है कि वहाँ से भारत पर वो नज़र रख सकता है। ये हो गया भारत नेपाल संधि 1950। अब अगला पॉइंट नोट करिए, भारत नेपाल संबंध 1962 से 77 तक। 3-4 दोस्त बताए थे ना, बड़ा जल्दी नोट करिए, आज इसको समाप्त किया जाए। तो भारत नेपाल संबंध उस टाइम में लिख लीजिएगा 62 से 77 तक। 1962 से 77 तक। पहला क्या था? 47 से था ना, 47 से 62 62 तक था कि जब से आजाद हुआ चाइना युद्ध, फिर 62 से 77 तक। 77 तक इसलिए 77 में मुराद की देसाई की जब सरकार बनी थी, उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज की, इसके फिर नेपाल के संबंधों पे विशेष जोर दिया, इसलिए इसको बांट देते हैं 77 तक। देखिए ये चीज़ें फिर कैसे चेंज होती है 62 में, अभी इसको बता भी चुका, बस नोट कराऊंगा आपको, फिर दोहरा रहा। जब इस संधि में कहा गया था कि कोई देश किसी भारत या नेपाल पर आक्रमण करेगा तो ये माना जाएगा ये दोनों देश पर आक्रमण हुआ। लेकिन चाइना युद्ध हुआ, नेपाल तटस्थ रहा, उस युद्ध में भारत की हार हुई। उस समय स्थिति भारत की बहुत अच्छी नहीं थी और भारत की हार हुई, और चाइना उस मामले में तटस्थ रहा। फिर इसके बाद से चीज़ें चेंज हुई, इसको नोट कर लीजिए बस थोड़ा सा। सर, अगर नेपाल भारत के साथ होता तो क्या हम युद्ध जीत जाते? युद्ध नहीं जीत जाते, लेकिन साथ होने से कुछ तो हमारी वो होती है, जैसे होता है ना, उसकी इतनी वो नहीं है कि नेपाल उस समय भी भारत के साथ हो लेता, विरोध तो होता है। ऐसा नहीं है कि चाइना बहुत साथ पाकिस्तान का दे रहा है, तो क्या पाकिस्तान भारत से युद्ध जीत जाएगा? कभी नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसको वहाँ से एक ताकत मिल जा रही है, वो ताकत मिल जा रही है। कोई भी पाकिस्तान को विरोध करने की बात आती है तो वहाँ चाइना विरोध करता है, भारत को फायदा वाली बात आती है चाइना विरोध करता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय जगत में एक है कि हमारे साथ बोलने वाला, आपका किसी से विवाद हो, ठीक है, वो आदमी आपकी बहुत हेल्प नहीं कर सकता, बहुत तक जो आपका प्रतिद्वंदी है बहुत ताकतवर है, लेकिन वो आपका साथ देगा तो आपको उसमें ताकत मिलेगी ना, ये बात है। भारत क्यों बार बार करता है, हर जगह जाता है तो पाकिस्तान की घटनाओं का जिक्र करता है जो भारत में कर रहा है, क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग थलग किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सी संस्थाएं हैं जो हर देशों को करती हैं, फंड देती हैं, वो पाकिस्तान को भी दे रही है, कल्चरल फंड, शिक्षा के नाम पे, सड़क बनाने के लिए, विश्व बैंक से मिलते हैं। यहाँ भी जो है वहाँ हमको भी बहुत मिलता है फंड विश्व बैंक से, जो यहाँ बड़े बड़े आप हाईवे वो बनते हैं उसमें विश्व बैंक का भी फंड रहता है। हाँ, इसी का तो अंक है, वही बता रहे। तो उसमें कई वो जब संगठन इसका पढ़ेंगे जो भाग हम लोग, इसके जितने हर क्षेत्र के लिए हो, आर्थिक के लिए हैं, कल्चरल के लिए हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय किसकी है?
आर्थिक इकोनॉमी, आपके पास पैसा है तो आपकी और चीज़ें भी कमज़ोर हैं तो आप उसके मजबूत कर सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध सैन्य से होके, ये तो चाइना है, चाइना की इसी साम्राज्यवादी नीति है, इससे ये देखा जाता है कि इसके सैनिक प्रतिबद्धता भी रखी जाए, लेकिन और जो देश हैं उनसे कैसा लगता आदमी, आर्थिक प्रतिबद्धता ही है और नहीं है। इसमें नोट करिए, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, और इस युद्ध में नेपाल तटस्थ रहा। नेपाल तटस्थ रहा। तटस्थ का मतलब कि न उनके पक्ष में रहा ना हमारे पक्ष में, बस माउंट हो रहा। और इस स्थिति से भारत चौकन्ना हो गया। चौकन्ना हो गया, और इस युद्ध के बाद भारत ने नेपाल में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति बनाई। अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति बनाई। जैसे भारत क्या सोचा कि नेपाल तो तटस्थ रह रहा था, इसमें हम अपनी स्थिति और मजबूत रखेंगे, हमारी किसी से विवाद हो तो हमारे पक्ष में खड़ा रहे। और उसके बाद, अभी नोट मत करिए, आप सुन लीजिए एक बार। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए, वहाँ की यात्रा की। द्विपक्षीय संबंधों में क्या होता है, भारतीय जो होते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो जाते हैं, उनकी यात्रा करते हैं, वहाँ आते हैं समझौता। फिर वहाँ के प्रधानमंत्री थे शेर बहादुर वो आए, भारत की यात्रा की 1998 में। मतलब इस तरह भी चलता रहा, इसकी जो प्रक्रिया थी वो चलती रही। और सिक्किम भारत में कब मिला था, 1975 में जो सिक्किम था भारत में मिला दिया गया। सिक्किम तो ऐसे ही है ना, इधर नेपाल है, ये है, तो इसको 1975 में भारत में मिला दिया गया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मान्यता भी दे दी गई राज्य की। हाँ, लेकिन राज्य की मान्यता और चीजें जो थी पूर्ण रूप से कब आया, 1975 में। तो इससे नेपाल जो है उसको बुरा लगा कि जो स्थिति थी, लग रहा था कि नेपाल में इतना तो नेपाल है कि हमको मिल जाए। जैसे इस समय यहाँ पे जो नेपाल से ज्यादा हो रहा है, इधर कौन, काली नदी है, लिपुलेखा कर रहा है, उसी को लेके तो चल रहा है सब बात। इसमें थोड़ी थोड़ी जैसे जब मैपिंग होती है, वो भौगोलिक स्थिति है, तो ऐसे रहता है, कई चीजें ऐसे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि सीधे यहाँ तक नेपाल है तो यहाँ तक सीधे करने, ऐसे तो बना नहीं सकते। इसी चीज को नेपाल जब सिक्किम मिल गया वहाँ, तो उसको और बुरा लगा, तो भारत की स्थिति थोड़ी सी और गिरू हुई, दोनों के संबंधों में थोड़ी खटास आई। इसको नोट करिए, सिक्किम के भारत में विलय की घटना से सिक्किम में भारत की विलय की घटना से नेपाल में प्रक्रिया हुई। प्रक्रिया का मतलब कि लोगों ने गुस्सा जाहिर किया और विरोध किया। सिक्किम के भारत में विलय की घटना से नेपाल में प्रतिक्रिया हुई।
फिर नोट करिए आगे फिर 1975 में नेपाल के महाराजा, पहले संविधान के पहले कौन वहाँ होते, प्रधानमंत्री तो होते थे, लेकिन मेन काम जो होते था राजधानी करता था। नेपाल के महाराजा वीरेंद्र सिंह भारत आए। और द्विपक्षीय संबंधों पे वार्ता हुई, द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता हुई। और भारत ने नेपाल को पंचवर्षीय योजनाओं में मदद करने का आश्वासन दिया। पंचवर्षीय योजनाओं में मदद करने का आश्वासन दिया, क्या विश्वास दिलाया। देखिए वहाँ भी पंचवर्षीय योजना चलती है, तो भारत में उसके बाद आए, उस बार वीरेंद्र सिंह हो गया पंचवर्षीय योजनाओं में मदद करने का आश्वासन दिया। तो उस समय समझौता हुआ कि जो नेपाल की पंचवर्षीय योजनाएं रहेंगी उनमें भारत सहायता देगा। इस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? अब पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो गई। जब से नीति आयोग आ गया तब से पंचवर्षीय योजनाएं अब बंद, नहीं तो पंचवर्षीय योजना चलती पहली पंचवर्षीय। सबका कुछ न कुछ वो रहता था, मुख्य एम रहता था कि इसको हम पाना चाहते हैं। जैसे पहली थी तो उनका था कि भारत में भारी उद्योग लगाए जाएं, पहली पंचवर्षीय योजना में मॉडल होता था, हायराटोमोर मॉडल पे होती है, उससे भी क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है अभी भी। देखिए फिर 1960 तक भारत का जो नेपाल से वो था व्यापार, 90% व्यापार किससे होता था? भारत से होता था। लेकिन 1960 के बाद चेंज हुआ। नोट करिए, एक समझौता हुआ था 1961 में, एक समझौता हुआ जिससे कुछ चीजें फिर चेंज हुई। नहीं 1960 तक 90% व्यापार किससे होते? भारत से। नोट करिए, भारत और नेपाल के आर्थिक संबंध 1950 की व्यापार संधि के अनुसार होता था। 1950 तक भारत नेपाल का व्यापारिक संबंध 1950 की संधि के अनुसार होता था। इधर इतना बीच में आती है तो सेम थोड़ा सा उसको हम करके बोलते हैं कि आसान लैंग्वेज में करें, फिर आवाज़ इधर आ जाती है, रुक जाने पड़ती हुई। एकदम सेम बुक वाला पढ़ के नहीं बोलते हैं ना, थोड़ा चेंज करते हैं कि जो शब्द कठिन रहता है उसको आप लोग हुआ है। इसमें कई शब्द ऐसे रहते हैं कठिन होते हैं। तो कहाँ तक बोला था बोलिए? भारत नेपाल के आर्थिक संबंध 1950 की व्यापार एवं वाणिज्य संधि के अनुसार होता था। 1960 तक आगे चलिए लगभग 90% व्यापार भारत के साथ होता था। नेपाल का 90% व्यापार किसके साथ होता? भारत के साथ होता। 1961 में एक नए व्यापार एवं परिवहन समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। एक नए व्यापार एवं परिवहन
चलती है। देखिए परिवहन की सुविधा जो है भारत से नेपाल से सड़क मार्ग से पूरी तरह जुड़ा है। केवल बॉर्डर पे सामान चेकिंग होती है। कई जगह इधर बिहार से रेल से भी जोड़ दिया गया है, जिसमें अभी बताया था रामायण एक्सप्रेस चलती है दोनों देशों के संबंधों को करने की, वो नेपाल तक जाती है। जो नेपाल के मैदानी इलाके हैं वहाँ तक जाती है। ये हो गया 1961 के बाद इसमें कुछ चेंजेस आए। अब आगे नोट करिए तीसरा, इसको आज समाप्त किया जाए, बहुत विस्तृत होता जा रहा है। 1977 के बाद भारत नेपाल संबंध। 62 के बाद हो गया, अभी 77 के बाद। नोट के लिए भी बताया था कि मुरारजी की देसाई की सरकार आई तो उसने भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत बनाने का प्रयास किया। बस इतना नोट करिए। 1977 में मुरारजी देसाई के नेतृत्व में मुरारजी देसाई कौन थे? प्रधानमंत्री से तत्कालीन। मुरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का नाम इसलिए वो कर लीजिए क्योंकि सत्ता जैसे जैसे चेंज होती है संबंध भी चेंज। जनता पार्टी सत्ता में आई, जनता पार्टी सत्ता में आई। आगे नोट करिए। इस सरकार ने भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने, भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने पर बल दिया। जब ये गवर्नमेंट आई जनता पार्टी की, उसके पहले भारत में बहुत उथल पुथल हुई थी। 1975 में आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई, संपूर्ण क्रांति हुई थी। संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? जयप्रकाश लोकनायक जी ने। तो उसके बाद जब चुनाव हुआ 77 में, तो जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो इसने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों से, खासकर नेपाल से संबंध को और मजबूत रखें। इस बीच कई समझौते हुए, जैसे 1996 में समझौता हुआ कि भारत जो है काली नदी है जो उस पर बांध बनाएगा, उसमें सहायता करेगा। इस बीच में कई समझौते भी हुए। अब हम लोग मेन अब देखते हैं 2014 के बाद भारत नेपाल संबंध। नोट करिए। में जो समझौता हुआ था उसमें आर्थिक समझौते हुए, कई चीज़ें उसमें जोड़ी गई थी। ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट, उसको नोट कराएंगे तो टाइम लगेगा बहुत। एक हुआ कि हम अपने क्षेत्र में और मुक्त व्यापार को, कुछ जितना हमारा व्यापार होता है उसमें कुछ अंश को मुक्त व्यापार की श्रेणी में डाल दें कि उस पर रोक ना होता रहे। व्यापार को लेकर 1996 में समझौता हुआ था, जब काली नदी पर भी वो हुआ कि बात बनाएगा तो भारत मदद करेगा। अब हमको मेन क्या देखना है, 2014 के बाद भारत नेपाल संबंध। ये 2014 में क्या हुआ? एनडीए सरकार, फिर एनडीए सरकार यहाँ बनी, चेंज हुई गवर्नमेंट। तो इसके बाद कुछ स्थितियाँ बदली, जैसे जब हम विदेश नीति बता रहे थे, मोदी डॉक्टर बताया तो किस स्टेज पे आई कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखेंगे, लेकिन हमारा मूल चीज कहाँ रहेगा? राष्ट्र। यहाँ भी इस चीज को लेके इसमें नोट करिए 2014 के बाद भारत नेपाल संबंध।
और 2014 में एक संयुक्त आयोग बना, दोनों देशों का एक संयुक्त आयोग बना, जो 2-3 चीज़ों पर बल देगा कि किस पे भारत नेपाल संबंधों में, जो नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूल संरचना है, सड़क, जहाजरानी और चीज़ें, इलेक्ट्रिक, दूरसंचार, इन चीज़ों में बढ़ावा देगा। उसको लेके 4-5 चीज़ों को, जल संसाधन, संस्कृति, इन पे समझौता हुआ। तो जिन जिन चीज़ों को हुआ उसको नोट कर लीजिए बस। ये है पूरा हेडिंग, लेकिन हम केवल पॉइंट नोट कराएंगे, ठीक? बहुत टाइम लगता है नोट कराएंगे। नोट करिए। 2014 में नई सरकार के गठन होने के बाद, भारत सरकार ने नेपाल से संबंधों को मधुर बनाने के लिए कई कदम उठाए। संबंधों को मधुर बनाने के लिए कई कदम उठाए। हम नोट करिए इसमें संयुक्त आयोग, एक संयुक्त आयोग बना, संयुक्त आयोग। इस आयोग के क्या क्या थे, बस पॉइंट वाइज नोट करा देंगे। ज्वाइंट कमीशन नोट करिए। 2014 में दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। 2014 में दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। जो एक कमीशन बना था संयोग, इसी की बैठक की देखिए, जब कोई बैठक होती है तो कई स्तरों पर होती है। तो प्रधान राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं या विदेश मंत्रियों की होती है, और आर्थिक रहता है तो वित्त मंत्रियों की होती है। इस बैठक में कौन होते अध्यक्षता की? तो संयुक्त आयोग बैठक, दोनों देशों के विदेश मंत्री। इस बैठक में 5 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया। 5 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया। पहला आर्थिक सहयोग एवं अवसंरचना। आर्थिक सहयोग एवं अवसंरचना। आर्थिक सहयोग एवं अवसंरचना। अवसंरचना का मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूलभूत वो हैं, सड़क, रेल, ये सब चीजें जो हैं, इसको ये सब किसमें आती है? अवसंरचना। दूसरा नोट करिए, व्यापार। तीसरा नोट करिए, ऊर्जा एवं जल संसाधन। देखिए,
भारत की जो पहले बिजली की जो खपत होती थी नेपाल से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ जल संसाधन बहुत ज़्यादा है। जितनी नदियाँ हैं भारत में कैसे होकर आती है, या तो चाइना से या नेपाल से ऐसे ही आती है। तो जो बिजली का उत्पादन होता था पन बिजली के माध्यम से, अब उससे भी कहाँ से होता था, नेपाल से। तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी आज भी नेपाल से कई बिजली का आयात करता है। अगला नोट करिए, जल संसाधन नदियों के जल को लेके देखिए बहुत विवाद होता रहता है कि कितना पानी हमारे यहाँ, अगर पानी नेपाल रोक ले बहुत सी नदियों को, तो हमारे यहाँ बहुत सी नदियों में पानी कम आता है। जल संसाधन आने वाले समय में जल संसाधन को लेकर और विवाद होने वाला है। बहुत ऐसे देश हैं जहाँ जल की बहुत कमी है पानी। एक अफ्रीका देश है, साउथ अफ्रीका, वहाँ का शहर है केप टाउन, बहुत अच्छी सिटी थी, साफ सुथरी सब कुछ, लेकिन वहाँ पानी ही नहीं है। इतना कम पानी है, लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। अभी इस साल साउथ इंडिया में कई शहरों में बंगलों में पानी की बहुत किल्लत है। दिल्ली में इधर होती ही रहती है, साउथ इंडिया में और होती है। लोग ट्रेनों से टैंकरों में पानी भर के पहुँचाया जा रहा है। तो आने वाले समय में पानी की लेके और समस्या होने वाली। पानी बहुत है पृथ्वी पे, लेकिन पीने लायक, उपयोग करने लायक 2% जितना पानी है उसका। आगे नोट करिए, संस्कृति एवं शिक्षा। संस्कृति एवं शिक्षा। संस्कृति एवं शिक्षा। तो भारत नेपाल की संस्कृति जो है बहुत जुड़ी हुई है। रहन सहन जो होता है, संस्कृति होता है ना, धार्मिक कर्मकांड, क्योंकि दोनों की बहुसंख्यक जो जनसंख्या है, एक धर्म के लोग हैं, संस्कृति भी जुड़ी है। यहाँ तक कि यहाँ भारत नेपाल के लोगों से शादी विवाह सब भी संबंध चलता है। और शिक्षा के मामले में नेपाल बहुत पिछड़ा है। भारत के कई जो हैं प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, वहाँ पे खोल रहे हैं, कॉलेज खोलते हैं, विश्वविद्यालयों से वो करते हैं, समझौता करते हैं कि हम आपकी शिक्षा देंगे, आपके लोगों को शिक्षित करेंगे। जैसे यहाँ पर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय भी जो है, वहाँ पे भी नेपाल के बॉर्डर पे ही है, वहाँ से नेपाली स्टूडेंट आते हैं। यहाँ भी कई नेपाली स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी समझौता हुआ इससे। अगला नोट करिए, 4 हो गया ना। सड़क एवं रेलवे परिवहन। सड़क एवं रेलवे परिवहन। भारत जो है सड़क और रेलवे परिवहन के संबंध में नेपाल समझौता किया, आपकी सड़कें हम सुधारेंगे। और दोनों देशों से, जैसे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी होते हैं। जो सोनौली बॉर्डर है वो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, उसको ले जाके हम जोड़ेंगे। ये इस संयुक्त आयोग में ये मूल चीज़ें थी, इसको हम पॉइंट वाइज बता दिए, इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो नेपाल की यात्रा की है, तो उन्होंने ये जो 1950 की संधि थी, शांति और मैत्री की संधि, इसकी समीक्षा का उन्होंने आश्वासन दिया था। कहा कि अगर नेपाल इससे आपत्ति दर्ज कराया कि उससे हम बंधे हुए हैं, हम और देशों से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, हमारा इससे घाटा हो। मोदी जी उस यात्रा में क्या किए थे कि हम इसकी भविष्य में इस पर हम कमेटी गठित करेंगे और इस संधि की समीक्षा करेंगे, अगर जरूरत हुई तो इसमें परिवर्तन करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपसे बार बार किसी चीज़ को कह रहा है कि हमसे जो समझौता हुआ है इसको चेंज करिए, आप आश्वासन देंगे कि चलिए देखा जाएगा, संबंध उससे सुधरेगा ना। इसको इस पर जब उन्होंने दौरा किया था तो इस पर आश्वासन दिया। इसको नोट करना आप कर लीजिए एक लाइन में बस। भारतीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने नेपाल यात्रा के दौरान 1950 की शांति एवं मैत्री संधि की समीक्षा का आश्वासन दिया। समीक्षा का आश्वासन दिया। इन्होंने क्या कहा, इसकी हम समीक्षा करेंगे, परिवर्तन जो करना होगा हम करेंगे। देखिए एक सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं, आप लोगों को जैसे चीज़ें मिल रही हैं कंटिन्यू मिलती जा रही है ना, इससे दिमाग में फाका बन जाता है। आप लोग ये अपना तैयार करते हैं जैसे सन वाइज ऐसे सोच के, आपको ईयर याद ना हो रहा तब भी चीज़ें तो बनती जा रही है ना। किसके बाद मान लीजिए आप बहुत नहीं आया, याद आ रहा, इतना तो याद आ रहा है ना जब मोदी गवर्नमेंट 14 में आई, इसके बाद से जो चीज़ें हो रही हैं, इस तरह याद रखेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। ये हो गया, इनके बाद क्या चेंजेज आए 2014 के बाद। देखिए अब इसमें एक चीज़ और बचती है कि किन मुद्दों पर भारत और नेपाल, इसको हम बता दे रहे हैं, इसको लूप नहीं कराएंगे, ठीक। किन मुद्दों पर भारत और नेपाल में ज़्यादा होता है विवाद होता है। एक तो ये हो जाती है संधि और सीमा को लेके, जैसे इधर सीमा के, हाँ उत्तराखंड में जैसे इस समय चल रहा है 2-3 चीज़ों को लेके, शारदा नदी को लेके लिप रेखा करना, ये सब उत्तराखंड में। लेकिन नेपाल का एक बार मैप दिखाया गया तो उसको नेपाल में दिखा दिया गया, इसको लेके भारत ने विरोध दर्ज कराया। वो है भारत में, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता है और अपना जो मैप बनाया उसमें भी दिखा दिया। एक दो चीज़ें हैं, और भारत में माना जाता है कि नेपाल में पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसियां हैं और पाकिस्तान से जो तस्करी होती है वो चीज़ें नेपाल के माध्यम से ही होती है, क्योंकि भारत और नेपाल की सीमा जो कैसी है, ओपन सीमा है। तो भारत का मानना है कि जितनी चीज़ें होती हैं वहीं से होती है। आप लोग देखते भी हैं जो टेररिस्ट आते हैं, अपराधी आते हैं, कहाँ से आते हैं? नेपाल के रास्ते से होकर आते हैं, दूसरे देश से। अब भारत के भी जो अपराधी होते हैं कहाँ से भागते हैं? नेपाल के रास्ते से। इन चीज़ों को लेके भी भारत को लेके विवाद होता रहता है। अब इस पे हम एक चीज़ और लास्ट में देख लेते हैं। भारत ने नेपाल में नया संविधान का हुआ है ना, नेपाल में नया संविधान बना है 1915 में। इसको लेके भी भारत ने आपत्ति उस समय दर्ज कराई थी। क्यों कराई थी? क्योंकि नेपाल में जो जनसंख्या है, आधी जनसंख्या मधेसी लोगों की, मधेसी लोग जो इंडिया से बस जाके, या उनका जो कल्चर है हमारे कल्चर से एकदम सेम है। जैसे जो मैदानी इलाका है नेपाल का जो मैदानी इलाका है, और हमारे यहाँ का जो एक तराई क्षेत्र है जिसमें सब एरिया है, गोरखपुर इधर और क्षेत्र भी याद आ जाता है। इन लोगों की संस्कृति और कल्चर कैसा है? सेम है। और ये लोग जाके नेपाल में बहुत बच चुके हैं। और जब वहाँ पे संविधान बन रहा था नेपाल का, तो जहाँ तक ज़्यादा संख्या है, जैसे इस एरिया में ज़्यादा संख्या है, ऊपर क्या है नेपाल में पहाड़ी लोग, तो जो बन रहा था संविधान, तो इधर के लोगों को एक राज्य बनाना चाहिए, तो पूरे को एक मिला के राज्य बना देना चाहिए जो मधेसी लोग हैं। लेकिन वहाँ बना आधे लोगों को पहाड़ियों में फिक्स कर दिए, आधे को मधेसी में रहने दिए। तो यहाँ के मधेसी लोग जो थे, इनको लगा कि हमारी एकता टूट जाएगी,
हमारी एकता टूटेगी, हम लोग बढ़ जाएंगे, राजनीतिक रूप से कमजोर होंगे। इसका बहुत विरोध हुआ, तो भारतीय गवर्नमेंट ने भी इसकी वो किया, इस तरह ने संविधान को बनाया जाए कि जिससे मधेसियों के हितों की रक्षा हो, उनको नुकसान न हो। लेकिन नेपाल अपने मन से ही किया, इसीलिए बहुत विरोध हुआ था, वहाँ संविधान बन रहा था। जैसे हमारी अभी यहाँ से पावर बढ़ गया ना, अगर एक क्षेत्र रहता तो इस क्षेत्र पे पूरा मधेसी लोगों का हो रहता अधिकार। बात समझ में आ रही है? मधेसी कौन होते हैं? भारत से क्या, उसी क्षेत्र के जो मैदानी इलाके में अधिकतर लोग, भारत से भी ये लोग मधेसी बोला जाता है इन लोगों को। तराई बेल्ट नेपाल में भी है, भारत में भी है। चलिए नोट करिए, बढ़ता ही जा रहा है भारत नेपाल में। नेपाल का नया संविधान, नेपाल का नया संविधान इस पे 60 नोट का पूरा नोट करिए। नेपाल में नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू करने की घोषणा की गई, लागू करने की घोषणा की गई। इसी के साथ नेपाल में प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मधेसी लोगों ने विरोध में भारत नेपाल सीमा बंद कर दिया। भारत नेपाल सीमा बंद कर दिया, जिससे नेपाल के आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो गई। जिससे नेपाल में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो गई। हो गया। और ये विरोध मधेसी क्यों किए? बस इसीलिए कि हमारी जो जनसंख्या है, हमको इधर पूरा एक राज्य बनाया जाए, हमको बांटा न जाए। और वहाँ पे बहुत विवाद चलता है पहाड़ी और मधेसियों को लेकर, इसी को लेके ये विरोध था। लेकिन वो लागू हुआ, विरोध चलता रहा, कुछ दिन बाद फिर अभी वैसे चल रहा है। और मधेसियों के नेता हैं उपेंद्र यादव, वहाँ उस समय समझौता हो गया, वो सरकार में भी शामिल हो गए, अपने चल रहा है। उस समय वो प्रधानमंत्री बन गए। जैसे मधेसी लोग जो हैं, अधिकतर जो इंडिया के लोग ही है, तो नेता लोग हर जगह की तरह होते हैं, उनको अपना वो देखना चाहिए। ये हो गया, नया संविधान लागू हुआ, क्यों विरोध हुआ।
इसमें नोट कर लीजिए कि वहाँ कितनी सीटें क्या हैं। नेपाल के संविधान में 165 सदस्यों की संसद का प्रावधान किया गया है। 165 सदस्यों की संसद का प्रावधान किया गया है। जिसमें 100 सीट पर्वतीय लोगों के लिए, 100 सीट किसके लिए? पर्वतीय पहाड़ी लोगों के लिए, और 65 सीट मधेसी या तराई क्षेत्र के लिए, तराई क्षेत्र के लिए आवंटित की गई। देखिए 165 सीट है और 100 सीट तो पहाड़ियों को दे दी गई, पहाड़ी लोगों को। तो बहुमत कितना होता है? आधा से अधिक होता है ना। अगर पहाड़ी जब चाहेंगे तब अपनी वहाँ सरकार बना लेंगे, मनमानी कर सकते हैं। और तराई के लोगों, मधेसी लोगों के क्षेत्र में कितनी सीटें दी गई? 65 सीट दी गई। जबकि वहाँ जनसंख्या इनकी कितनी है? लगभग 51-52%। तो आधी सीट होनी चाहिए थी ना। इसी को लेकर विरोध हुआ। फिर जो समझौता हुआ था, तराई क्षेत्र के नेताओं ने उस पर साइन नहीं किया। उस समय जो शामिल हो गए आश्वासन देके, इससे क्या इन लोगों को लगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो सकती है। जब आधी सीट, आधी जनसंख्या, आधी से अधिक तराई लोगों की जनसंख्या है, तो आधी सीट भी देना हो चाहिए। नहीं तो वहाँ विवाद बना रहेगा। जैसे पहाड़ी और वो जब चाहेंगे, पहाड़ी लोग 80-90 सीट कर लिए, अपनी उनकी सरकार चल रही है। तो जनसंख्या के आधार पर बंटवारा वहाँ सही नहीं हुआ। सब इसको लेके ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अब ये हो गया नेपाल का संविधान तक। अब देखिए कुछ चीजें, जैसे इसमें हम ये देख सकते हैं कि चीन जो है भारत के लिए कैसे मुश्किलें कर रहा है। चीन जो है भारत नेपाल के संबंधों को कैसे मुश्किल कर रहा है। तो 2016 में जब वहाँ फिर गवर्नमेंट बनी थी, KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने चीन की यात्रा किया, एक समझौता किया उन्होंने कि समझौता क्या हुआ, उससे भारत की पहले यात्रा करते थे भारत से, और जितना होता है व्यापार उसका किस बंदरगाह से होता था बता रहा था। अब उस समझौते में क्या हुआ 2016 वाले में, वहाँ एक तिनयांजिन बंदरगाह एक बार उस समझौते उस बंदरगाह से भी चीन उसके लिए खोल देगा नेपाल के लिए कि आप वहाँ सामान लाइए दूसरे देशों से, वहाँ रोक के अपने देश में ले जाइए। इससे भारत का घाटा हुआ ना। और वहाँ पे एक शहर है पोखरा, पर्यटन शहर माना जाता है कि अधिकतर लोग घूमने उमने जाते हैं। वहाँ नेपाल, चीन क्या कर रहा है? हवाई अड्डा बना रहा है। तो चीन की मौजूदगी नेपाल में जितनी बढ़ेगी भारत के लिए उतना मुश्किल होगा। तो इन सब चीज़ों से नेपाल, जो चीन है, नेपाल के और नज़दीक आता जा रहा है। कहीं सड़क तोड़ कर रहा है। अब व्यापार में देखिए अगर अपना बंदरगाह उनके लिए खोल दिया, एक तरह से किसका उल्लंघन है? 1950 के मैत्री संधि का उल्लंघन भी है, लेकिन हो रहा है। और माओवादी सरकारें जब जब वहाँ आई नेपाल में, तो भारत से संबंध उनके अच्छे नहीं रहे, क्योंकि दोनों माओवादी जो होती है, विचारधारा जो होती है सेम है। भारत में भी माओवादियों की पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कैसी पार्टियां हैं? साम्यवादी हैं सब।
कम्युनिस्ट है, माओवादी विचारधारा शुरू करती है। नक्सल जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? माओवादी ही होते हैं, ये माओवाद को मानते हैं। हमारी विचारधारा कैसी है? हम लोग किसको मानने वाले हैं? हम लोग शांति को, हम लोग किस तरह से, ये तो गांधीवादी विचारधारा की लोग, समाजवादी विचारधारा की लोग, लेकिन वो किसको मानते हैं? माओवाद को मानते हैं। अब तो नक्सली घटनाएं कम हो रही, बीच बीच में आप लोग तो देखते भी हैं कि कहीं झारखंड में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में बहुत घटनाएं होती रहती हैं। कुछ ऐसे भी जिले आज भी छत्तीसगढ़ और झारखंड में जहाँ अनजान लोग नहीं जाते हैं, बस्तर हुआ, पलामू हुआ, आप पुलिस का ड्रेस तक पहने हैं तो माओवादी आपको हमला कर देंगे। वो जानेंगे पुलिस, सामान्य जनता को नहीं कुछ करना चाहते, लेकिन उस तरह का है कि खाकी वर्दी टाइप दिख रहे हैं आप, उनका जूता पहनी है उस तरह का, तो उनको एहसास हुआ कि अच्छा है पुलिस वाले, और लोगों को नहीं पड़ते। लेकिन कोई व्यक्ति कभी कभी ये भी करते हैं, देखेंगे आप लोग कि पुलिस की बहन उड़ा देते हैं, CRPF की बहन उड़ा देते हैं, नहीं माइंस लगा के। तो चीन और नेपाल की जो पार्टी आ जाती है माओवादी वाली, कौन उसके प्रधानमंत्री बने? पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, वो माओवादियों के नेता ही थे, वो राजनीति में आ गए। जब ये लोग आते हैं तो उनसे नजदीकी और बढ़ जाती है। और चाइना इतना आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से मजबूत है कि वहाँ पर वो सब काम कर रहा है, रेलवे लाइन बिछवा रहा है, सड़क बना रहा है। नेपाल में हवाई अड्डे बहुत कम हैं और वहाँ हवाई यात्रा कठिन भी है बहुत, इतनी पहाड़ियाँ हैं कि कहीं भी खतरा है प्लेन क्रैश होने का, कहीं भी टक्कर हो सकती है। लेकिन देखिए पोखरा में समझौता हो गया है, वो बना रहा है। अब ये हो गया भारत नेपाल संबंध, मतलब जब से लेकर हम लोग वैसे तो 1947 से देखे, लेकिन उधर का जैसे अपने पृष्ठभूमि में देख लिए कि भारत और से धार्मिक संबंध थे, रामायण से लेके कि सुगौली की संधि से लेके कंटिन्यू 3 भागों बांटते हुए फिर इधर। अब कुछ चीज़ें ऐसी है, अगर पॉइंट में आपको नोट कर लीजिए, नोट करा देना है कि इधर जो कुछ पहले हुई वर्तमान समय 10-12 पॉइंट है, कुछ नोट कर लीजिए। कुछ समझौते हुए जैसे इस समय 20 में हुए हैं, 21 में हुए हैं, इधर नोट करिए। आपका भारत नेपाल संबंध कंप्लीट हो गया। तो ये भारत नेपाल संबंधों में हाल की कुछ पहल या घटनाएं, जैसे पहल का लिखेंगे ज़्यादा सही है। इसमें दोनों तरह से पहल पॉजिटिव सोच है ना, बिना में जैसे लगने लगता है कि पहल, कुछ पहले या पहल या घटनाएं, इसमें नोट करिए, बस स्टार देके नोट करते जाइए। नोट करिए भारत 132 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ किया नेपाल में। ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ किया। यह लाइन नेपाल के टीला स्थान है, टीला नेपाल के टीला और भारत के मिरचौया भारत के मिरचाया को जोड़ती है। यह लाइन नेपाल के टीला और भारत के मिरचाया को जोड़ती है। आगे
ये नोट कीजिए, 2019 में 69 किलोमीटर की, 2019 में 69 किमी की मोतिहारी अमलेखगंज, मोतिहारी और अमलेखगंज मोतिहारी और अमलेखगंज हो गया। पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ। ये सब और घटनाएं हैं, जैसे अभी बता रहे थे काला पानी, लिपुलेख दर्रा और इनको लेके घटनाएं हुई थी, इस पे भी भारत ने अपना विरोध दर्शाया है। एक लास्ट में नोट कर लीजिए, भारत नेपाल संयुक्त आयोग बना। भारत नेपाल संयुक्त आयोग, भारत नेपाल संयुक्त आयोग कब बना था, नोट करवाएं? 96 में। अभी आज पढ़ा रहे थे, बताए थे ना। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक 2021 में आयोजित की गई। 2021 में आयोजित की गई, जिसमें रक्सौल और काठमांडू को, रक्सौल कहाँ है, बिहार में, रक्सौल और काठमांडू को इलेक्ट्रिक रेल लाइन से जोड़ने का समझौता हुआ। इलेक्ट्रिक रेल लाइन को जोड़ने का समझौता हुआ। तो और बहुत से समझौते हैं, जैसे जो मेन वो है, जैसे और संरचना का बता रहा था, ये सब चीजें किसमें आती हैं, और संरचना में ही आती है। और देखिए भारत और नेपाल में 3 ऐसे शहर हैं जिनको सिस्टर सिटी का वो दिया गया। सिस्टर सिटी जानते हैं आप लोग ना, जैसे कोई भी शहर होता है उसी तरह की जो रहन सहन या उस तरह की चीजें होती है, तो उनको सेटर कहा जाता है, सिस्टर सिटी, मतलब इनकी रहन सहन होगा। इनमें 3 ऐसे शहर हैं भारत नेपाल के जिन पे समझौता हुआ है कि इनको सिस्टर सिटी बनाया जाएगा। सिस्टर मतलब बहन। जैसे भारत में ट्विन सिटी है, जुड़वा शहर है ना, कौन कौन है? जुड़वा शहर के नाम से भारत कौन फेमस है? कई बार क्वेश्चन पूछा है। दिल्ली, हैदराबाद और सिकंदराबाद, इनको ट्विन सिटी कहा जाता है। ये जुड़वा शहर है। ये नोट करिए सिस्टर सिटी का, बस एक लाइन है। भारत नेपाल ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए। 3 सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहला 3 सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहला काठमांडू वाराणसी, काठमांडू वाराणसी। दूसरा जनकपुर अयोध्या, और तीसरा लुम्बिनी और बोध गया। लुम्बिनी और बोध गया। मतलब इन 2 शहरों को ये माना गया कि इनसे सांस्कृतिक स्तर पर हम संबंधों को और बढ़ाएं। काठमांडू को वाराणसी से, जनकपुर को अयोध्या से, और लुम्बिनी को। देखिए दोनों सांस्कृतिक राजधानी है, काठमांडू और वाराणसी।
और जनकपुर में माना जाता है कि सीता जी का वो था, उसको जोड़ा जा रहा है अयोध्या से। और फिर इधर लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बोधिया में। इन 3 समझौतों भी हस्ताक्षर हुआ कि इनको सिस्टर सिटी के नाम से हम डेवलप करें। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।